नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। चलिए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी के 6th चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 6.2 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज में हमें देखना है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वर्धमान और ह्रासमान फलन, अर्थात एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत हमें दिए गए फलनों में वर्धमान और ह्रासमान फलनों की जांच करनी है। चलिए देखते हैं। वर्धमान और ह्रासमान फलन के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार के फलन आपके आते हैं, वर्धमान में 2 और ह्रासमान में 2। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा वर्धमान फलन, जबकि दूसरा है हमारा निरंतर वर्धमान फलन। तो देखते हैं वर्धमान फलन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक फलन f जो है अंतराल i में वर्धमान फलन कहलाता है, यानी कोई भी फलन जो है वो i में वर्धमान फलन कहलाएगा। कब? जब यदि अंतराल में i में सभी x1, x2 के लिए x1 x2 के लिए यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, सच दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या है, हमारा वर्धमान फलन है। ठीक है। वर्धमान फलन के लिए आप देखिए, ये आपको फिगर यहाँ बताया गया है। यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमने देखा एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो फलन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, बढ़ा, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर स्थिर हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, बढ़ा। यानी हम देख रहे हैं कि फलन जो है हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। यहाँ पर स्थिर हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बढ़ा, फिर आगे स्थिर हुआ, फिर बढ़ा। ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा हम जो है वर्धमान फलन है। ठीक है। चलिए आगे चलकर हम चैप्टर के आधार पर, चूंकि ये अवकलज के अनुप्रयोग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अतः हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से भी इसे भी आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम टू सेम, बशर्ते आपको यहाँ क्या करना है कि कोई भी फलन f जो है अंतराल i में निरंतर वर्धमान कहलाता है। कब? जब अंतराल i में सभी x1 और x2 के लिए यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो निरंतर वर्धमान होगा। ठीक। निरंतर मतलब लगातार बढ़ता ही जाएगा, और वर्धमान का मतलब है बढ़ेगा फिर स्थिर होगा, फिर बढ़ेगा फिर स्थिर होगा, फिर बढ़ेगा, क्या होगा, ये वर्धमान फलन होगा। जबकि यहाँ पर निरंतर वर्धमान क्या होगा, लगातार ये बढ़ता ही जाएगा। देखिए इसे फिगर के माध्यम से देखते हैं। हमने देखा हमारा फिगर यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमारा जो फलन है वो क्या हो रहा है, वो निरंतर देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए कह रहे हैं कोई फलन f अंतराल i मतलब इंटीजर नंबर, रियल नंबर, i में ह्रासमान फलन कहलाता है यदि अंतराल i में सभी x1, x2 के लिए यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 हो और f ऑफ x1 इज लेस देन r इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तो दिया गया फलन हमारा ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अंतराल लिखा है, अंतराल आपने पढ़ा है कि 2 प्रकार के अंतराल होते हैं। देखा जाए तो वैसे 4 प्रकार के अंतराल होते हैं। एक खुला अंतराल होता है, एक बंद अंतराल होता है, एक खुला बंद अंतराल होता है, एक बंद और खुला अंतराल होता है। तो देखिए जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए अगला है निरंतर ह्रासमान फलन यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम टू सेम यहाँ पर क्या है, एक फलन f अंतराल i में निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि अंतराल i में सभी x1 x2 के लिए यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 हो, देन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है। देखिए फिगर में आप ये देखिए ह्रासमान फलन है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ से देखिए आपका जो फलन है वो क्या हो रहा है, वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ ये आया, इतना घटा, फिर यहाँ स्थिर हुआ, फिर घटा, फिर स्थिर हुआ, फिर घटा, यानी क्या हो रहा है, सिर्फ घटता ही जा रहा है। अतः क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन। यहाँ देखिए निरंतर ह्रासमान में, यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपका फलन क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। इसमें घटने में कोई रुकावट नहीं हो रही, लगातार घटता जा रहा है। जबकि यहाँ घट रहा है, फिर स्थिर हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर स्थिर हो रहा है। अतः ये ह्रासमान फलन है और ये निरंतर ह्रासमान फलन है। चलिए इसके आगे हम लोग
चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से यदि हमें कोई फलन y = f(x) दिया गया हो, ठीक है, तो हमें इस दिए गए फलन के वर्धमान और ह्रासमान के फलन की जांच करनी है। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से हम दिए गए फलन के वर्धमान और ह्रासमान फलन होने के लिए इसकी परिचर्चा कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि y = f(x) एक फलन दिया गया होगा और आपको इसके लिए एक अंतराल दिया गया होगा। वो अंतराल आपका ओपन इंटरवल भी हो सकता है और वो क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। तो आपको इसके अंतर्गत इस दिए गए पॉइंट पर, इस दिए गए अंतराल पर आपको दिया गया फलन जांच करना होगा कि दिया गया फलन इस अंतराल के लिए वर्धमान है या ह्रासमान है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको अंतराल दिया गया होगा और दिए गए फलन को ये सिद्ध करना होगा कि ये वर्धमान है या ये ह्रासमान है। ठीक है, देखते हैं। यदि कोई फलन y = f(x) दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(x) का डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, इस f(x) ज्ञात करेंगे या f' ज्ञात करेंगे, सॉरी। यदि f' इज ग्रेटर देन r = 0 प्राप्त होगा, यदि f' इज ग्रेटर देन r = 0 प्राप्त होगा, तब आप कहेंगे कि आपका जो फलन है ये क्या है, एक वर्धमान फलन है। क्या है ये? वर्धमान फलन है। ठीक है। और यदि f' इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि हमारा दिया गया जो फलन है ये किसी निश्चित अंतराल के लिए ये निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है। तथा यदि f' इज लेस देन r = 0 प्राप्त होगा तब आप कहेंगे कि दिया गया फलन किसी दिए गए अंतराल के लिए क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। क्या होगा? ह्रासमान फलन। ठीक है। चलिए, तथा यदि f' इज लेस देन 0 होगा तब आप कहेंगे कि आपका दिया गया फलन किसी निश्चित अंतराल के लिए ये निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। तथा यदि f' इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा तब आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन किसी निश्चित अंतराल के लिए ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना ही ह्रासमान फलन है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके माध्यम से आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखिए, 6.2 का पहला क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए R पर किसी भी रियल नंबर पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यानी आपको सिद्ध करना है कि दिया गया फलन जो है वो किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए, इसके लिए हमने देखा कि हमें दिया गया है f(x) = कितना, 3x + 17। ठीक है। चलिए, हमने बताया था इसका f' निकालिए, अवकलन करिए। f' बराबर, देखिए 3x का अवकलन कितना होगा, 3 होगा, प्लस 17 का कितना होगा, 0। यानी f' आपको क्या मिला, 3। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि f' की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अर्थात एक धनात्मक संख्या है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः जो दिया गया फलन है और अतः f जो है, दिया गया फलन f जो है ये R पर क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। R पर निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए R पर f(x) = e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। प्रदत्त माने होता है दिया गया। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या है। हमें दिया गया है f(x) की वैल्यू कितनी है, e⁻²x।
तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। e टू द पावर 2x का डायरेक्टली अवकलन तो होता नहीं है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि e टू द पावर x का होता है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2x को थोड़ी देर के लिए x मानते हैं। क्या बना, e टू द पावर x, e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x के स्थान पे क्या है 2x, और इनटू जिसे हमने x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे। 2x का अवकलन कितना हुआ 2, यानी कह सकते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, एक धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो रही है। और किसी भी x के लिए, x जहाँ बिलोंग्स करता है रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर को अगर यहाँ हम रखेंगे, पुट करेंगे, जिसकी जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या रहा है 0, ग्रेटर देन क्या रहा है 0, अतः हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया फलन जो f है वो r पर निरंतर वर्धमान है, r पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए f ऑफ x इक्वल टू साइन x से प्रदत्त फलन ओपन इंटरवल 0 टू π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और ओपन इंटरवल 0 टू π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चलिए देखते हैं, हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना साइन x। चलिए यहाँ से f डैश ऑफ x निकालते हैं। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं फिर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 होती है cos 90 की वैल्यू होती है cos π/2 की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे आपको प्राप्त होगा π/2। अगर हम इसे संख्या रेखा पर पुट करें तो ये होता है माइनस इन्फिनिटिव, ये होता है प्लस इन्फिनिटिव, और x इक्वल टू π/2 ये भी 0 हो गया। और मान लेते हैं हमारा π/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो अंतराल प्राप्त हो रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटिव से π/2 और एक प्राप्त हो रहा है आपका प्लस π/2 से इन्फिनिटिव तक। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए है हमारा निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए। चलिए निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए हम जानते हैं f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। चलिए देखते हैं, हमें दिया गया है ओपन इंटरवल में 0 टू π/2 में ये निरंतर वर्धमान है। तो देखते हैं 0 टू π/2, यानी यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 और π/2 के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देखिए 0 आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है, 0 टू π/2 में आएंगे। 0 टू π/2 आपको पता है कि 0 से π/2 में cos हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम लोग त्रिकोणमितीय मानों की सरणी में जाएं तो 0 टू π/2 तक यहाँ पे जो cos के किसी भी कोण की जो वैल्यू होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन x ये 0 टू π/2 में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ लिखते हैं कि x इक्वल टू π/2 पर 0 टू π/2 में यहाँ देखते हैं कि जो हमें x प्राप्त हो रहा है, x इक्वल टू जो π/2 प्राप्त हो रहा है, π/2 जो है 0 टू π/2 के प्रत्येक मान के लिए, 0 और π/2 के प्रत्येक 0 और π/2 के प्रत्येक मान के लिए, के प्रत्येक मान के लिए जो हमारा cos x होगा, cos x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः ओपन इंटरवल 0 टू π/2 में ये हमारा जो f है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, निरंतर ह्रासमान के लिए। देखते हैं बी हमारा पॉइंट है, ओपन इंटरवल π/2 से पाई बे
ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। चलिए देखते हैं π/2 और पाई के बीच के प्रत्येक मान के लिए। देखिए π/2 और पाई के लिए, π/2 यहाँ पे है, पाई मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है, तो π/2 और पाई में हम जाएंगे, इसके बीच के किसी भी मान के लिए हम जानते हैं cos x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो cos x है ये प्रत्येक π/2 से π/2 के लिए एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अतः दिया गया फलन ये π/2 से π/2 में क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, चलिए हमारा सी पॉइंट है, क्या सी पॉइंट है हमारा 0 to π/2 में ये क्या है, ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है, ना तो ह्रासमान है। देखिए क्या लिखा है, 0 to π, 0 यहाँ पे है और पाई आपका यहाँ पे है। देखिए 0 to π में, अब देखिए 0 to π में आएंगे तो आपको पता है कि 0 से π/2 के लिए क्या होगा, वर्धमान होगा, और π/2 से पाई के लिए क्या होगा, ये ह्रासमान होगा। यानी जितना वर्धमान है और उतना ही ह्रासमान है, यानी टोटल रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0 to π/2 में जो cos x का मान है, cos x का मान है वो हो 0 to π/2 तक धनात्मक है, तक धनात्मक है, तथा π/2 से पाई तक ये ऋणात्मक है। क्या है, ये ऋणात्मक है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन जो है वो 0 to पाई में, सॉरी ये पाई है, 0 to पाई में ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना ही ह्रासमान है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में आपको अंतराल ज्ञात करना है, जबकि इसके पहले कुछ क्वेश्चनों में अंतराल आपको दिया गया था। चलिए देखते हैं, लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f ऑफ x = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f जो है निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। यानी इस फलन f ऑफ x के लिए हमें निरंतर वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है और निरंतर ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है f ऑफ x = 2x² - 3x। चलिए यहाँ से अब डैश ऑफ x ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × x² का उपलन होगा आपका 2x - 3x क्या होगा 3, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेगा 4x - 3। अब यदि हम यहाँ f डैश ऑफ x = 0 कर दें तो यहाँ से 4x - 3 = 0, 4x = आपका +3 और x = आपको 3/4 प्राप्त होगा। यानी अगर संख्या रेखा पर इसको दिखाएं तो ये क्या होगा, -∞, ये हो गया हमारा +∞, और आपका यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ये क्या है 3/4 है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको दो अंतराल प्राप्त हो रहा है, एक हो रहा है -∞ से 3/4 के लिए, जबकि दूसरा हो रहा है 3/4 से +∞ के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। क्या है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं निरंतर वर्धमान के लिए f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए
अब यहाँ पे आप जो वैल्यू देखिए आपका जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3/4 आ रही है। 3/4 जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, यानी -इनफाइनाइट से लेकर 3/4 के बीच का अगर हम कोई भी मान यहाँ पुट करेंगे f' में, देखिए आप इसको बना सकते हैं सारणी में। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया अंतराल, यहाँ पे लिखा है आपका अंतराल, ये क्या है, f' का मान है, और यहाँ आपको क्या हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। चलिए अंतराल हमारा क्या बन रहा है, -इनफाइनाइट से 3/4, और यहाँ क्या बन रहा है, 3/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर f' की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस कितनी है, 3, यानी f' की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 3 आई है। अब देखिए अगर हम अंतराल -इनफाइनाइट से 3/4 तक जाएं, -इनफाइनाइट से 3/4 में जाएं, तो -इनफाइनाइट और 3/4 के बीच के अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर x के स्थान पे पुट करें, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 3/4 आ रहा है, तो पक्का यहाँ पे कहीं 0 भी होगा आपका। ठीक है, यहाँ आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं -1 भी हो सकता है। चलिए अगर हम -1 यहाँ पुट करते हैं तो f'(-1) निकालेंगे तो कितना होगा, 4 × -1 -3 इज इक्वल टू -7, सॉरी -4 -3 इज इक्वल टू -7। तो -7 क्या आ रहा है बताइए, -7 जो है आपका क्या आ रहा है, ये इस एक ऋणात्मक मान आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक मान, यानी यहाँ पर -7 आ रहा है, ये क्या हो रही है, आपकी निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम 3/4 और इन्फाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे, अर्थात सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव होंगी तो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं 1 के लिए, तो 4 × 1 -3 इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव। 2 लेते हैं तो 4 × 2 = 8 -3 इज इक्वल टू 5, यानी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं मान लीजिए, तो 4 × 1 -3 कितना होगा, आपको 1 मिलेगा, यानी क्या मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखा आपने कि -इनफाइनाइट से 3/4 के लिए आपको निगेटिव वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, अर्थात इस अंतराल के लिए आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, और इस वैल्यू के लिए 3/4 टू इनफाइनाइट के लिए आपकी प्रत्येक f का मान जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो निरंतर वर्धमान के लिए आपको पता है कि आपका निरंतर वर्धमान के लिए आपका जो अंतराल होगा, ठीक है, आपका जो यहाँ से अंतराल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 3/4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और जबकि b निरंतर ह्रासमान के लिए अगर आप निकालेंगे, निरंतर ह्रासमान के लिए निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं निरंतर ह्रासमान के लिए आपकी वैल्यू क्या मिल रही है, निगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो क्या होगा अंतराल इसके लिए आपका अंतराल होगा, इसके लिए आपका जो अंतराल होगा वो क्या होगा, -इनफाइनाइट से 3/4 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x³ - 3x² - 6x + 7 से प्रदत्त फलन f a निरंतर वर्धमान है और b निरंतर ह्रासमान है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) हमें दिया गया है 2x³ - 3x² - 36x + कितना 7। चलिए यहाँ से f' आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × x³ का अवकलन क्या होगा, 3x², 3 × x² का अवकलन क्या होगा, 2x - 36x का 36 + 7 का 0, यानी आपको प्राप्त होगा 2 × 3 = 6x² - 3 × 2 = 6x माइनस कितना 36, यानी कह सकते हैं हम लोग f' इक्वल टू क्या, 6 × x² - x माइनस कितना 6। चलिए अब हम f' इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 6 × x² - x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x² - x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा x + 3 × x - 2। फिर से कर लीजिए, चलिए क्या होगा ये, x² माइनस, ये देखो 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, 3 - 2, यानी 3 - 2 × x - 6 इक्वल टू 0। चलिए ये होगा x² - 3x + कितना 2x - 6 इक्वल टू 0। चलिए x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x - 3 + 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x - 3 इक्वल टू 0, यानी दोनों में कॉमन क्या होगा, x - 3
इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 0, तो x इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। x के आपको दो मान प्राप्त हुए हैं, 3 और माइनस 2। यदि हम इन्हीं से नंबर लाइन पर पुट करें तो ये क्या है माइनस इन्फानाइट, ये क्या है प्लस इन्फानाइट। आपको पता है 3 कहाँ होगा, 3 मान लेते हैं यहाँ पे हो, इसको हम 0 मान लेते हैं, और माइनस 2 कहाँ होगा, माइनस 2 मान लेते हैं यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ अंतराल प्राप्त हुए हैं। एक अंतराल प्राप्त हुआ आपको माइनस इन्फानाइट से माइनस 2 तक, एक माइनस 2 से 3 तक, एक 3 टू इन्फानाइट तक। चलिए एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के हिसाब से देखते हैं। चलिए टेबल में देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, अंतराल, अंतराल है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखते हैं हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होता है या नेगेटिव। चलिए पहला अंतराल लेते हैं माइनस इन्फानाइट से माइनस 2 के बीच में। चलिए माइनस इन्फानाइट से माइनस 2 के बीच आप एफ डैश ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू निकालिए। चलिए माइनस इन्फानाइट से माइनस 2 तक, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कहीं माइनस 3 है। अगर यहाँ पे कहीं माइनस 3 है तो क्या होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ है 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। चलिए तो एफ डैश ऑफ क्या निकालते हैं, चलिए माइनस 3 के लिए निकालते हैं, तो ये होगा 6 इंटू माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 9, माइनस 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 6, ये हुआ आपका 9 3 कितना हुआ 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और 6 6 जा 36। यानी आपको माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, क्या मिलती है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आपको मिलती है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए अब माइनस 2 और जो है हम लोग 3 के बीच में जाते हैं। चलिए माइनस 2 और 3 के बीच जाएंगे, माइनस 2 और 3 के बीच जाइए। चलिए चेक करिए, माइनस 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए माइनस 3 और 2 के बीच में, चलिए मान लेते हैं 1 पुट कर दें या 2 पुट कर दें। चलिए 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ माइनस 1, ठीक है, ये हुआ माइनस 6, ये दोनों कैंसिल हुए, आपको प्राप्त हुआ माइनस 36। यानी आपको माइनस 2 और 3 के बीच में आपको निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। चलिए अब चलते हैं 3 टू इन्फिनाइट में, 3 टू इन्फिनिटी में जाएंगे, तो चलिए 3 और इन्फिनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। चलिए 3 के बाद 4 आता है, 4 ले लेते हैं, 4 लेंगे तो ये होगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, माइनस ये हुआ 4 माइनस 6, यानी आपको प्राप्त होगा, ये हुआ माइनस 10, ये हुआ आपको 6, यानी क्या प्राप्त हुआ आपको 36 प्राप्त हुआ, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 तक और -3 टू इन्फिनिटी तक हमको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं ए पॉइंट में निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए हमारा जो अंतराल होगा उसमें x जो है वो बिलोंग्स करता है किस पर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में तथा 3 से इन्फिनिटी के बीच में। अतः निरंतर वर्धमान के लिए हम कह सकते हैं हमारा अंतराल होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में यूनियन 3 और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इसी तरह हम b के लिए दिखा सकते हैं। b के लिए क्या दिखाएंगे, निरंतर हासमान के लिए, निरंतर हासमान के लिए, निरंतर हासमान के लिए हमारा जो x है वो बिलोंग्स करता है किसके लिए, निगेटिव वैल्यू -2 से 3 के बीच में। अतः आपका जो अंतराल होगा निरंतर हासमान के लिए ओपन इंटरवल में -2 से 3 के बीच होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।